नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन आज से शुरू हो गई है। यह कश्मीर घाटी की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कटरा से श्रीनगर का सफर 3 घंटे में पूरा करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जम्मू कश्मीर तक पहुंचना काफी सुविधाजनक हो गया है। यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलती है। इन दोनों स्टेशनों की दूरी तकरीबन 190 किलोमीटर है। ट्रेन यह सफर मात्र 3 घंटे में पूरा कर लेती है। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन यह ट्रेन संचालित होती है। इस ट्रेन में चेयर कार का किराया तकरीबन 660 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1270 रुपए है। फिलहाल जम्मू रेलवे यार्ड में निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से यह ट्रेन जम्मू स्टेशन तक नहीं जाएगी। इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को समय के अनुसार नाश्ता और खाने का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा गया है। -15 डिग्री में भी यह ट्रेन आराम से काम करेगी। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट शुरू हो गई है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ समेत कई मांगों को लेकर 8 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया है। भरतपुर के पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत को लेकर 300 गांवों में पीले चावल बांटे जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की लीडरशिप में समाज के नेता घर घर जा रहे हैं। गुर्जर आंदोलन की 17वीं बरसी पर विजय बैंसला ने महापंचायत की घोषणा की थी। इसके बाद से ही भरतपुर और आसपास के जिलों में मौजूद समिति के नेताओं पर नजर रखी जा रही है। महापंचायत को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति महापंचायत को सफल बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। संघर्ष समिति ने अभी तक करीब 300 गांवों में पंचायत कर पीले चावल बांटे हैं। सभी को महापंचायत में आने का न्योता भी दिया गया है। राम साहब, आप सबको पूरे गुर्जर समाज की तरफ से हर एक गुर्जर व्यक्ति को, हर एक एमबीसी के व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, आप सबको पूरे गुर्जर समाज से, आज मैं गुडला क्षेत्र में हूं, मैं अपनी बैसलात में हूं और यहां से आप सबको पीले चावल हैं। 8 जून को महापंचायत है जहां पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे समाज को करना क्या है। समाज आज की तारीख में बड़ी विपदा से घिरा हुआ है। 17 साल के संघर्ष के बाद हमें 2 ही चीज मिली, देवनारायण योजना और 5% आरक्षण। 5% आरक्षण कागजों में मिला है, उसका क्रियान्वयन केवल 2.5 से 3% या कभी 1.5%, कभी 0 होता है। और देवनारायण योजना तो खड्डे में पड़ी है साहब। इसलिए पूरी गुर्जर और एमबीसी सरदारी से हाथ जोड़, पैर फैला, पीले चावल आपको बांटे जा रहे हैं। आप वहां पहुंचिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। आपका पूरा समाज इंतजार करेगा। आप समझदार हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप सत्ता में भी हो सकते हैं, आप विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आना समाज के लिए अनिवार्य है। समाज के साथ में खड़े होइए, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं, दादा और सारे के सारे पटेल, आप आइए, आपका इंतजार है। आप से बात होगी 8 जून को पीलूपुरा कारवाड़ी में, वहां आपके साथ बैठ के निर्णय होगा। हम सब अकेले निर्णय नहीं लेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला। विजय जी, जिस तरीके से गुर्जर आरक्षण को लेकर 8 तारीख को आपने बड़ी चेतावनी दी है, क्या ये चेतावनी सरकार को है या समाज को एकजुट करने का ये काम कर रहे हैं? महापंचायत है समाज की 8 तारीख को जी, और हमारे काफी सारे मुद्दे हैं जो सरकार में लंबित हैं, उनको लेकर उससे मंथन किया जाएगा और निर्णय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। महापंचायत है, अब निर्णय जो होगा वो तो जो होगा जी। पीलूपुरा आपने चुना है, भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। आखिरकार वहां जोड़ने की वजह आपको महापंचायत की जरूरत क्या पड़ी? अरे क्या पड़ी? अगर किसी का गृह जिला है तो क्या, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है तो ठीक बात है, लेकिन हमारा भी तो गृह जिला है, तो हम अपने घर में भी तो बैठ सकते हैं जी। क्या बात हुई जी। और सालों से चलता आ रहा है। यहाँ पे तो पहले भी हम आ रहे हैं जब हमने मुख्यमंत्री नहीं थे, तो यह तो कॉन्वर्सेशन लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल कॉन्वर्सेशन ये है मेरे भाई कि 17 महीने से जो काम होने थे अभी तक हुए क्यों नहीं जी। हमारी नवी अनुसूची की अनुपालना के लिए यहाँ से कैबिनेट अप्रूवल के बाद चिट्ठी भेजी क्यों नहीं? जी।
अगर क्षेत्र एक है तो कार्य भी एक ही होना चाहिए जी। अगर आप कह रहे हैं तो। जी, तो अभी लगभग इतना समय हो चुका है, वसुंधरा राजे की सरकार रही, अशोक गहलोत रहे, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन चुके हैं, लंबा अंतराल हो चुका है। आखिरकार क्या प्रमुख मांगे हैं? क्या सरकार बदलती है लेकिन आश्वासन मिलता है? सबको पता ही है, आप भी पढ़ लीजिए, सबको पता है हमारी बहुत सारी मांगे जी, जो सही चीज नहीं है, नॉर्मल रेगुलर स्टाफ है जो इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा, हमारी रोस्टर प्रणाली में हमारी नौकरियां खाई जा रही हैं, दिक्कत आ रही है जी, आपके, हमारे केसेस लंबित हैं वो अभी तक हुए नहीं है, आरजीएस के अंदर अभी तक आरक्षण में बैकलॉग अभी लागू नहीं हुआ है, हमारे शहीद रूपनारायण जी की को आश्रित को नौकरी नहीं मिली है, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। जी जी, बहुत सारी बातें हमारे 2019 के जो आपके हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि आरक्षण में अभ्यर्थी को जनरल फिर ओबीसी और एमबीसी में मिला जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है उनके से अनुसरण किया गया है, लेकिन 2019 में अक्टूबर के बाद में अक्टूबर नवंबर के आसपास से इन्होंने बदल दिया जी समझ जी। अगर सरकार की ओर से इस महापंचायत के बाद वार्ता करने पहुंचे, क्योंकि हमने देखा कि बार बार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ये बात करने पहुंचते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि अब सीधे सरकार से बातचीत होगी, सरकार को आखिर बात क्या करनी है। आपके पास मसौदा हमें है, हम तो चाहते हैं कि ये मसौदा हल हो, इससे मैटर खत्म हो। सब लोग ये सारी ज्यादातर 90% बातें तो केवल हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए अच्छी पढ़ाई संसाधन, एक एजुकेशन जी, तो जो सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण है उसका ढंग से पालन हो जाए, ये तो है। इसके अलावा हम कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। जी जी। और अगर हम सब मिलकर के हमारे आने वाली नस्लों और हमारे छोटे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में नहीं बरतेंगे, अगर वो हम एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर। जी, कोई भी व्यक्ति अपना जो भी कार्य करता है अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करता है, उसके अलावा कोई उसका एजेंडा नहीं है लाइफ में। जी, बायोलॉजिकल फैक्ट भी है और फैक्चुअल सिचुएशन भी है। और अगर हम अपने बच्चों का ही भविष्य ठीक नहीं कर पाए जी तो क्या मतलब। इस तरफ हम विकसित राजस्थान बनाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक समाज के बच्चों को जो देवनारायण योजना में फायदे मिलते हैं, छात्रवृत्ति, एडमिशन, उसी से हम उनको अलग करके रख रहे हैं। तो बोथ द थिंग्स डोंट मैच। इस मामले को लेकर तो जवाहर सिंह मैडम ने भी कहा भाई, अरे मेरी बात सुनो भाई जी। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकसित भारत बने जी, वो तभी बनेगा विकसित राजस्थान बनेगा जी। विकसित हो, पढ़ी लिखी हो, तभी तो विकास कर पाएंगे जी। तो हमारा तो एजेंडा भी माननीय मोदी जी का है, हमको थोड़ी है जी, तभी तो दे दो, हम तो यही चाहते हैं जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी में डटे हुए हैं और आरपीएससी से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि तैयारी का समय कम है और परीक्षार्थियों को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम से शुरू हुआ यह धरना अब जोर पकड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के कई छात्र नेता इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग को अभ्यर्थियों की आवाज सुननी चाहिए और तिथि पुनः निर्धारित करनी चाहिए। जयपुर में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद अब तापमान फिर से चढ़ने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के 8 जून से गर्मी के तीव्र और तेज होने के साथ ही पारा तकरीबन 45 डिग्री के पार पहुंच जाने और हीट वेव चलने की आशंका जताई है। कई जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोटा, जयपुर, गंगानगर, चूरू समेत कई शहरों में दिन का तापमान 2 से 6 डिग्री तक चढ़ गया। साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अधिकतम तापमान तकरीबन 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया।
मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जबकि 8 से 10 जून तक बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में हीट वेव चलने के साथ ही तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में आगामी 10 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी आगामी एक सप्ताह के दौरान ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और शेखावटी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना। यानी पश्चिमी राजस्थान में कल से ही हीट वेव का एक नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों के दौरान तेज धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी चलने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में 16-17 जून से मानसून पूर्व की गतिविधियां या मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय सिरोही दौरे पर है। बागड़े ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा की स्थिति का उत्कृष्ट होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करे और उन्हें तर्क करना सिखाए। शिक्षक भी सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित न होकर टेक्स्ट बुक से बाहर निकले और ज्ञान विद्यार्थियों को दे। उन्होंने नन्हे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों में रोचकता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में खेल खेलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता दोनों में ही विकास हो। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत डीडवाना जिला मुख्यालय समेत जिले भर में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने जल संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। जल है तो कल है के मूल उद्देश्य के साथ यह शपथ कार्यक्रम राजस्थान सरकार की पहल पर आयोजित किया गया। डीडवाना जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुखराज सेन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां पर जल संरक्षण को विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही जन जागृति फैलाने का संकल्प लिया गया। कुर्बानी, त्याग और समर्पण का प्रतीक ईद उल अजहा का पर्व डीडवाना में अकीदत और सम्मान के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक परिधानों में ईदगाह में पहुंचे और विशेष नमाज अदा की। पुरानी ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी और नई ईदगाह में नायाब शहर काजी सादिक उस्मानी ने सामूहिक नमाज अदा कराई। नमाज के बाद लोगों ने खुदा से देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरा ईद बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने जयपुर ईदगाह पर नमाज अदा की। हजारों सर एक साथ खुदा के सजदे में झुके। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद ईदगाह के बाहर प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक लोगों ने बधाई दी। सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारक दी और इस बीच मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा रहा। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जहां पर नमाज हुई तो बाजार के चौराहों पर पुलिस बल तैनात रही। ईद उल अजहा इस्लाम में बलिदान और विश्वास का त्योहार है। यह पैगंबर अब्राहम द्वारा अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने की इच्छा की याद दिलाता है। ऐसा है कि ये अल्लाह ताला ने हमें 2 ईदें दी हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अजहा। ईद उल अजहा और ईद उल फित्र हमें दी है कि तुम शहर से दूर जाओ और 2 रकात नमाज वाजिबात पढ़ो और वहाँ लोगों से ईद मिलो
और सबके साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक करो और दिलों को साफ करो, कीना साफ करो, मोहब्बतें बढ़ाओ। ये हमारी तरफ से हम सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और सबको अमन और चैन की दुआ करिए कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे राजस्थान और जयपुर के अंदर अमन और अमान रहे और सब लोग खुशहाल रहें, मोहब्बत रहें, खूब खेती बाड़ी हो, खूब कामयाबी हो। यही हमारी दुआ है। सरकार से दरखास्त है कि ईदगाह का काम अधूरा पड़ा है, उस काम को मुकम्मल कराए, बराए करम मेहरबानी। आज बकरीद की नमाज हुई ईदगाह के अंदर और मैं पूरे शहर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को ईद की बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं जो यहां आकर के इस नमाज को कवर किया। आप सबको ईद की बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। एक चीज मैं एक अपील भी करना चाहता हूं ईद के मौके पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर किए मेरी गुजारिश पे, और ये ईदगाह आप देख रहे हो स्ट्रक्चर बना हुआ है पीछे, तो मंजूर किए, काम चालू हुआ, टेंडर हो गया, पिछली सरकार ने काम चालू कर दिया और जब ये सरकार आ गई तब भी काम चालू रहा और अब करीब 7-8 महीने से काम बंद है, पैसा रोक दिया गया है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। मैं ये इस इलाके में सामने की साइड में खोल के हनुमान जी का मंदिर है, मैं आदर्श नगर से विधायक हूं। हमने गलता पीठ में भी पैसा खर्च किया, हमने खोले के हनुमान जी में भी पैसा खर्च किया और मुसलसल कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए यहाँ गलता पीठ के भी पार्किंग के थे, वो भी रोक दिए। 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के थे, वो भी रोक दिए। जो काम टेंडर नहीं हुए वो तो रोके ही रोके, लेकिन जो काम हो गए वो भी रोक दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छे प्रेसिडेंस, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि आप जाति धर्म को लेकर के टारगेट करो। मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री से कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बजट अप्रूव किया, आप अपनी मर्जी से दो नया तो आपकी बड़ाई है, आपके लिए धन्यवाद अदा करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जो मंजूर शुदा बजट है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको जरूर चालू करना चाहिए। और अभी जिस तरह से माहौल पूरे देश में हुआ, युद्ध के हालात बने, पूरे देश का मुसलमान और पूरे देश की आवाम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। सीज फायर हुआ, सीज फायर के फेवर में कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन जैसे भी हालात रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थितियों में हमें बहुत मजबूती के साथ निपटना चाहिए, एक होकर के और दुश्मनों से निपटना चाहिए। ये मैं मैसेज देना चाहता हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि इस सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ मिली हुई है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट पर निशाना साधा। करता हूँ, किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं दिमाग से निकाल लो आपको। मैं कोई बाबा के भरोसे लड़ूँ ना सचिन पायलट के, मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी कथनी और करने में कितना अंतर है। मानेसर सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब और अजमेर चले गए थे आरपीसी, अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? क्या कारण है बताओ? राजस्थान की जनता जानना चाहती है आपसे। गुर्जर समाज हमारा भोला राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके। या आपको झेल रहे हैं बाहर से आए तो डॉक्टर साहब आपके भी जमाने चले गए, अब वो गए बाहर से। ये भी मैंने पूछा कि आप पीछे से क्यों गए, मैंने ये पूछा आप पीछे से क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन को बच्चे हिंसक ना कर दे इसलिए समझाने के लिए गया था। आज आपसे ज्यादा क्यों समझदार बैठे हैं वहाँ पे, और आपसे बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। आपने 50,000 की रैली करी, हमने 5-5 लाख की कर ली। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत है हमारे पास। खबर बांदीकुई से है, जहां पर अस्पताल रोड स्थित होलेश्वर मंदिर के पास आज आरोग्य योगा और फिटनेस क्लब का भव्य शुभारंभ हुआ। इस क्लब का उद्घाटन बांदीकुई विधायक भागचंद टाकना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र शर्मा, संतोष बड़ाया और डॉक्टर रेखा समेत संतोष सैनी और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि क्लब में योग, प्राणायाम और आधुनिक फिटनेस तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस क्लब में नियमित भागीदारी से कई शारीरिक बीमारियों से राहत मिलेगी, साथ ही कम समय में वजन कम करने में भी सहायता मिलेगी। यह पहल बांदीकुई क्षेत्र में स्वास्थ्य फिटनेस को लेकर एक नया आयाम स्थापित करेगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।